तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की हम अपनी ये क्लास। लेते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट लेता है। यदि 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्किट खाए गए, कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जानवरों की कुल संख्या निकाल लेते हैं। आप देख रहे हैं जानवरों की कुल संख्या कितनी है। जानवरों की कुल संख्या दिया गया हमें 45। तो जानवरों की कुल संख्या कितनी है, टोटल जानवर कितने हैं, 45 हैं। यहाँ तक कितनी क्लियर है। अब हम इसमें देखते हैं कि कैट कितनी है, कैट और डॉग। ये हमें ज्ञात करना है कि कैट कितनी है और डॉग कितने हैं। हम इसको किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज़ देखें, इसमें कॉमन बनाते हैं हम लोग। जैसे 7 बिस्किट क्या खा रहे हैं, बिल्ली खा रही है, तो 7 बिस्किट बिल्ली खा रही है, तो हमने लिख दिया। 9 बिस्किट कुत्ता खा रहा है, तो इसको हम 7 + 2 लिखेंगे। क्यों, अभी देखते हैं। क्योंकि अब हम मान लेते हैं कि जितने भी जानवर हैं सब समान बिस्किट खा रहे हैं, यानी सभी जानवर 7 बिस्किट ही खा रहे हैं। तो अगर 45 जानवर हैं, सभी 7 बिस्किट खा रहे हैं, तो टोटल कितने बिस्किट खा रहे हैं, 315। जबकि ये कह रहा है कि 355 बिस्किट खाए जा रहे हैं। जबकि 355 बिस्किट खाए जा रहे हैं, तो 355 बिस्किट अगर खाए जा रहे हैं तो कितने एक्स्ट्रा बिस्किट बच गए हैं। अब 315 बिस्किट, तो अगर 7-7 बिस्किट सभी जानवर खाएंगे तो 315 खाए जाएंगे। अब अगर 355 बिस्किट थे, 315 खाए गए, तो कितने बिस्किट बचे, 40 बिस्किट। 40 बिस्किट की ये 40 बिस्किट क्यों बचे हैं, क्योंकि हमने डॉग 9 बिस्किट खा रहे हैं, तो उसमें हमने माना है कि वो 7 बिस्किट ही खा रहे हैं। तो जो शेष वो 2 बिस्किट सभी कुत्ते नहीं खा रहे हैं, तो वो ये शेष बच गए हैं। तो अब हम इससे कुत्तों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो डॉग की संख्या कितनी होगी, डॉग बराबर कितना होगा, ये 40 बिस्किट जो बचे हैं, अगर 2 बिस्किट प्रत्येक डॉग एक्स्ट्रा फिर से खाता तो 40 बिस्किट खत्म हो जाते हैं, यानी 20 कुत्ते थे। कुत्तों की संख्या हमें मिल गई 20। तो कैट कितनी बची, कैट ये होंगी 45 टोटल जानवर हैं, जिसमें 20 कुत्ते हो गए, तो कैट की संख्या कितनी है, 25। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, जिसमें दिया गया है कुत्तों की संख्या 20 है और बिल्लियों की संख्या 25 है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या माना, टोटल जानवर कितने थे वो लिख लिया। ओके, अब इसमें बिल्ली कितना बिस्किट खा रही है उसको लिखा, फिर कुत्ता कितना बिस्किट खा रहा है उसको लिखा, और हमने कॉमन किया 7। ये 7 बिस्किट मैंने कॉमन इसलिए किया कि मान लेते हैं प्रत्येक कुत्ता और बिल्ली 7 बिस्किट ही खा रहे हैं। अगर ये 7 बिस्किट ही खाते तो कितने खाते, 315 बिस्किट खाते। लेकिन वह कह रहा है कि जितने जानवर है उसने 355 बिस्किट खाए हैं, तो जो बचा हुआ बिस्किट है वो कितना बचा, 40 बिस्किट। ये क्या है, शेष बचे हैं, ये शेष बचा बिस्किट है। ओके, ये शेष बचा हमारा बिस्कुट है। ठीक, अब ये शेष बचा बिस्कुट, ये शेष क्यों बचा, क्योंकि हमने क्या किया, कुत्तों की जो कुत्ते बिस्किट खा रहे थे उसमें से हमने 2 बिस्किट प्रत्येक कुत्ते से कम कर दिया है। तो अब 40 बिस्किट बचे हैं, यानी कुत्तों की संख्या कितनी होगी, 20 होगी। 40 में हमने 2 का भाग किया तो 20 होगी। और अब बाकी जो जानवर बचे हैं वो बिल्लियां होंगी, तो 45 में से हमने 20 माइनस किया तो 25 क्या है, ये बिल्लियों की संख्या होगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। ओके, कुल सिरों की संख्या 280 है तथा कुल पैरों की संख्या 820 है। कुल कबूतरों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। अब इस तरह के प्रश्नों में क्या करते हैं, सबसे पहले फिर से हम वही जानवर लिखेंगे। तो टोटल जानवर कितने हैं, टोटल जानवर हमारे पास कितने हैं, जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे। तो 280 सिर हैं, 280 जानवर हो गई है, ये जानवर हो गए, जिसमें
जिसमें खरगोश और कबूतर हैं। तो आप आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ कबूतर लिख दीजिए और खरगोश लिख दीजिए। अब खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं और कबूतर के 2 पैर होते हैं। अब ये मान लेते हैं कि दोनों के 2 पैर हैं, यानी कबूतर के भी 2 पैर हैं और खरगोश के भी 2 पैर हैं। इस हिसाब से अगर 2-2 पैर होंगे तो टोटल पैरों की संख्या कितनी होगी? पैरों की संख्या 280 गुणे, अब 2 पैर हम मान रहे हैं तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे? 560। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं? ये पैर तो 560 हो गए, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है पैरों की संख्या कितनी है? 820 है। अब हम निकालते हैं एक्स्ट्रा पैर कितने हैं, अतिरिक्त। आप लिखें अतिरिक्त पैर जो शेष हैं, अतिरिक्त पैर शेष कितने बचे हैं? तो 820 में से अगर हम 560 माइनस करेंगे तो अतिरिक्त पैर बचेंगे, तो ये कितना बचा? 260। 260 पैर बचे हैं। ये क्यों बचे हैं? क्योंकि हमने खरगोश का केवल 2 पैर ही माना था, जबकि होते हैं 4 पैर। तो 260 अगर ये बचा है तो ये, अगर ये 260 बचा है तो ये किसके पैर हैं? ये खरगोश के पैर हैं। ओके, तो हम इसको लिखते हैं। अब इससे हम खरगोश की संख्या निकाल सकते हैं। तो खरगोश कितने होंगे? 260 में से अगर हम 2 का भाग करेंगे तो 130 जो होगा ये खरगोश होंगे। तो अब कबूतर कितने होंगे? टोटल जानवर कितने थे? 280। अब 130 ये हो गए खरगोश, तो 150 क्या होंगे? ये हमारे कबूतर होंगे। 150 क्या होगा? हमारा सही विकल्प होगा। 150 हमारे क्या होंगे? कबूतर होंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया? सबसे पहले जानवरों की संख्या ले ली, कितने जानवर हैं? क्योंकि सिरों की संख्या 280 है तो जानवर भी 280 होंगे। अब कबूतर और खरगोश, इनके पैरों की संख्या हमें दिया है 820। ओके, तो हम कॉमन करते हैं। कॉमन क्या करते हैं? मान लेते हैं दोनों के 2 पैर हैं, तो 280 अगर जानवर हैं, 2 पैर होंगे तो 560 पैर होंगे टोटल। जबकि कह रहा है कि 820 पैर हैं, हमने 2 पैर मानना था इसलिए 560 आया। अगर हम 4 पैर मानते तो ये हमें दिखाना पड़ता। तो एक्स्ट्रा पैर किसके हैं? ये खरगोश के हैं। तो 260 पैर एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो खरगोश हैं, खरगोश के हैं। तो खरगोश की संख्या इससे आप ज्ञात कर सकते हैं। 260 में 2 का जो इसके 2 पैर शेष थे उससे हमने डिवाइड किया, तो 130 जो हैं वो खरगोश हैं, ये इनके पैर पड़ रहे हैं। खरगोश की संख्या अगर 130 है तो कबूतर की संख्या कितनी हो जाएगी? 150। अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि किसी शहर की जनसंख्या कितनी है? 6000। यदि पुरुषों की संख्या 5% और महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तब नई जनसंख्या कितनी हो जाती है? 6500 हो जाएगी। पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या हमें ज्ञात करना है। तो बढ़ी हुई जनसंख्या कितनी है? 6500 माइनस 6000, तो ये 500 जो है ये हमारी जनसंख्या बढ़ी हुई है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। अब टोटल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितनी थी? 6000। अब इसमें मेल कितने बढ़े हैं और फीमेल कितनी बढ़ी हैं? मेल का परसेंटेज बढ़ा है 5%, जबकि फीमेल का परसेंटेज बढ़ा है 9%। 9% को क्या लिखा जा सकता है? 5% प्लस 4%। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। अगर हम ये मान लेते कि केवल 5% ही वृद्धि होती महिला और पुरुष दोनों में, तो ओवरऑल कितनी वृद्धि हो जाती? 6000 का हम 5% निकालते, 6000 का 5% अगर हम ज्ञात करते तो यानी 300 लोग बढ़ जाते। जबकि एक्स्ट्रा बढ़े हैं, कितने बढ़े हैं एक्स्ट्रा? 200 एक्स्ट्रा बढ़े हैं। 300 वृद्धि होती अगर 5% होता
तो 200 एक्स्ट्रा यहाँ बढ़े हैं, यानी टोटल जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है 500। अब ये अगर 5% के हिसाब से वृद्धि होती 300 और बढ़ते तो शेष कितना बचता 200। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। अब 200 बढ़ता तो ये 200 किसके बराबर है, ये जो 4% एक्स्ट्रा बढ़ी हैं महिलाएं वो इसके बराबर है। अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 50 के आ जाएगा। तो 100% बराबर कितना होगा 100% बराबर ये हो जाएगा 5000, यानी ये फीमेल की संख्या हो जाएगी। फीमेल उस समय 5000 थी। तो मेल कितने होंगे, यानी पुरुष जो हमसे पूछा गया है, तो मेल कितने होंगे 5000 में से 6000 में से 5000 माइनस करेंगे तो 1000 क्या होंगे, ये हमारे मेल होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। ओके, आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से समझ लेते हैं। अच्छा, इसको जैसे टोटल जनसंख्या कितनी थी 6000, हमारा बढ़ा कितना है 500 ये बढ़ा है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। हमने माना कि मेल भी 5% बढ़े हैं और फीमेल भी 5% बढ़ी हैं, जबकि फीमेल बढ़ी है 9%, तो हमने 4% अभी छोड़ दिया। अगर 5% की ही दर से दोनों में वृद्धि होती तो टोटल वृद्धि कितनी होती 300 होती। अब हम अगर 300 होती तो ये जो 200 एक्स्ट्रा बढ़े हैं वो किसके बराबर बढ़े हैं, ये फीमेल्स बढ़ी हैं ना, 4% के हिसाब से बढ़ी हैं। तो 4% 200 के बराबर होगा तो 1% कितने होगा 50 के बराबर होगा। अब अगर 100% हमें चाहिए तो ये 1% जो वृद्धि हुई है फीमेल का ही दिखा रहा है। तो अगर 100% फीमेल हमें चाहिए तो ये 5000 के बराबर होंगी और शेष मेल होंगे। तो 6000 टोटल जनसंख्या थी। अब 5000 अगर महिलाएं हैं तो 1000 क्या होंगे हमारे पुरुष होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा राइट ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और करते हैं। लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जिसमें क्या कहा गया है। आराम से क्वेश्चन को पहले पढ़िए कि किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है 5000 है। पुरुषों की संख्या में क्या है 5% की वृद्धि है, जबकि महिलाओं की संख्या में 14% की वृद्धि हो जाए तो एक साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जा रही है 5540 हो जाएगी। और पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या हमसे पूछा है। 5500 मतलब 5000 से 5540 हो रहा है तो वृद्धि कितनी हो रही है टोटल 540 हो रही है वृद्धि। ओके, आप लिख लीजिए 540 वृद्धि हो रही है। अब हमारे पास टोटल जनसंख्या कितनी है 5000, जिसमें मेल और फीमेल में वृद्धि हो रही है। मेल में कितनी वृद्धि हो रही है 6% की दर से, फीमेल में 14% की दर से हो रही है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 6% प्लस 8% लिख सकते हैं। अगर दोनों में ही समान दर से वृद्धि होती तो टोटल कितनी वृद्धि होती 300, यानी 5000 का 6%, ये हमारा आता 300 वृद्धि होती तो शेष कितना बचता। अब 300 यहाँ अगर हम माइनस कर देते तो बचता 240। ये 240 जो एक्स्ट्रा वृद्धि हुई है वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, ये 8% जो एक्स्ट्रा वृद्धि हुई है ये इसके बराबर है। यानी 8% बराबर क्या होता हमारा 240 के। ओके, अब 1% बराबर कितना हो जाता, ये 30 के हो जाता। 1% हमारा 30 के बराबर हो जाता। अब हमें अगर 100, ये फीमेल्स का है तो फीमेल्स की अगर हमें संख्या ज्ञात करनी होती, फीमेल यानी महिलाओं की अगर हमें संख्या ज्ञात करनी होती 100% का मल्टीप्लाई इसमें करते तो ये होती संख्या हमारी 3000। ओके, अब हमें मेल का अगर हमें जनसंख्या ज्ञात करना है, क्योंकि मेल का हमें जनसंख्या ज्ञात करना है तो 5000 में से 3000 हम माइनस करेंगे। 5000 माइनस 3000 तो बराबर कितना होगा, ये 2000 की होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन है। 2000 ये पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या होगी। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या कहा गया है, किसी गांव की जनसंख्या 9600 है यदि पुरुषों की जनसंख्या 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या 5% वृद्धि होती है।
वृद्धि होती है तब 1 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जा रही है? 10,272 हो जाएगी। पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या में ज्ञात करना है। ओके, अगर 10,272 में से 9,600 माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या प्राप्त होगी? 2, 7 और 6, यानी 672 हमें ये वृद्धि प्राप्त होगी। इतना वृद्धि हुआ है ये। ओके, 672 वृद्धि प्राप्त हुआ है। अब जनसंख्या कितनी थी हमारी टोटल? 9600 थी। इसमें मेल भी थे, फीमेल भी थे। मेल और फीमेल, तो मेल की जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 8%, जबकि महिलाओं की जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 5%। अब महिलाओं की जनसंख्या हमने लिखा 5%, मेल की जनसंख्या बढ़ी है 8%, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5% प्लस 3%। ओके, अब हम ये मानते हैं कि अगर समान दर से महिला और पुरुष की जनसंख्या वृद्धि हुई होती तो 9600 का कितना 5% की वृद्धि दर से हम ज्ञात करते, तो हमें कितना मिलता? ये कैंसिल हो जाएगा और इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 480। यानी ये वृद्धि हुआ होता अगर 5% की समान दर से दोनों में वृद्धि हुआ होता। लेकिन आप देख रहे हैं कि 3% एक्स्ट्रा पुरुषों में वृद्धि हुआ है, तो ये 672 इसीलिए वृद्धि हुआ है क्योंकि ये पुरुषों में अधिक वृद्धि हुआ है। अब दोनों का अंतर ज्ञात कर लीजिए आप। 672 में से अगर हम 480 माइनस करेंगे तो हमें कितनी वैल्यू प्राप्त होगी? 192। ये वृद्धि किसके बराबर है? 3% के बराबर है। 3% के बराबर है 192। 192 किस में वृद्धि हो रही है? मेल में हो रही है। मेल में जानते रहिए, तो 100% अगर मेल का हमें निकालना हुआ तो अब हम इसको कैंसिल करेंगे। 3 6 18 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा, यानी 64। तो 1% बराबर अगर 64 है तो 100% बराबर कितना होगा? 6400 के होगा। ओके, तो ये पुरुषों का अगर पूरी जनसंख्या पूछता है, वर्तमान जनसंख्या, टोटल जनसंख्या पूछता है, तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी? 6400। बाकी शेष जो होंगी वो फीमेल्स की जनसंख्या होगी। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को? अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के और करते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्या कहा गया है? आप आराम से क्वेश्चन को पढ़िए पहले। एक गांव की जनसंख्या कितनी है? 9800 है। 9800 थी। एक साल में पुरुषों की आबादी 8% और महिलाओं की आबादी में 5% की वृद्धि हुई। ठीक है, पुरुष कितने बढ़े हैं? 8% और महिलाएं कितनी बढ़ी हैं? 5%। गांव की जनसंख्या टोटल कितनी होगी? 10,458। इससे पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? ओके, वृद्धि कितना हुआ है? 10,458 माइनस करिए 9800 में 1988। अब इसमें हम अगर माइनस करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 658। ये क्या है? जनसंख्या वृद्धि हुई है ओवरऑल, महिला और पुरुष का मिला के। हमारी जनसंख्या कितनी थी? 9800। जो टोटल जनसंख्या दी गई थी हमें शुरू में, कितना था? 9800। अब इसमें मेल भी थे और फीमेल भी, दोनों में वृद्धि की गई है। अब कह रहा है पुरुषों की जनसंख्या, पुरुषों की आबादी में 8% की वृद्धि की गई है और महिलाओं में 5%। तो हम इसको 5% लिखते हैं और पुरुषों को क्या लिखते हैं? 5% प्लस 3%। ओके, अब अगर ये मानते हैं कि समान दर से ही वृद्धि हुआ होता तो कितना वृद्धि हुआ होता? 9800 है। अब 5% की अगर दर से वृद्धि हुआ होता तो कितना हुआ होता? अब इसको कैंसिल करेंगे, 5 8 40 और 5 9 45 और यानी 490 वृद्धि हुआ होता। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। लेकिन वृद्धि कितना हुआ है? 658 हुआ है। जो 3% हमने ये छोड़ा है वो इसी संख्या को दिखाता है। ओके, अब हम इसमें से माइनस करेंगे। 490 दिया गया है जो ओवरऑल वृद्धि को
ओवरऑल वृद्धि कितनी हुई 658, जबकि हमने अगर 5% के हिसाब से महिला और पुरुष में वृद्धि को दिखाते हुए अगर हम वृद्धि कर रहे हैं तो वृद्धि आ रहा है कितना 490। अब हम इसका अंतर ज्ञात करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 168। 168 जो हमें प्राप्त हो रहा है वो 3% वृद्धि के बराबर दिखाता है। यहाँ तक किसी क्लियर है? 168। ओके, अब हम इसको कैंसिल करते हैं। 1% बराबर कितना आएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, यानी 56 आ जाएगा। ओके, अब ये संख्या किसका है? मेल का है। तो मेल की टोटल जनसंख्या कितनी होगी? अगर 100% हमें ज्ञात करना है तो 5600 हो जाएगी। अब हमसे पूछा क्या गया है? गांव में पुरुषों की संख्या ही पूछी गई है, तो ये 5600 जो होगा ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, यानी पुरुषों की संख्या ये है। ये किसकी संख्या है? पुरुषों की संख्या है। तो आप आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। पुरुषों की संख्या आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब अगर हमें फीमेल्स की संख्या पूछे, महिलाओं की संख्या पूछे, तो हम 9800 में से ये 5600 माइनस कर देंगे तो हमें महिलाओं की भी संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं? अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें क्या कहा गया है? एक बार हम सवाल को पहले पढ़ते हैं। शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 9500। यदि पुरुष की संख्या में 14.2% की वृद्धि हो तथा महिलाओं की संख्या में 17.7% की वृद्धि हो तो कुल मिलाकर जनसंख्या बढ़ के हो जाती है 11,003। यहाँ तक क्लियर है? यदि पुरुषों की संख्या का 15% लड़के हों तथा महिलाओं की संख्या का 18% लड़कियां हों तो लड़के और लड़कियों की संख्या में अंतर ज्ञात करना है हमें। सेम सवाल है, बस जो हम पुरुष की संख्या निकालेंगे उसका हम 15% निकालेंगे तो लड़कों की संख्या हमें मिल जाएगी, और अगर महिलाओं की जो जनसंख्या हमें प्राप्त होगी उसमें हम 18% निकालेंगे तो लड़कियों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। अब हम उनका अंतर ज्ञात कर लेंगे। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफर करके पूछा गया है, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करके पूछी गई हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टोटल जनसंख्या कितनी है हमारी? 9500 है, कुल जनसंख्या 9500 है। फिर सेम पैटर्न से ही ज्ञात करते हैं मेल कितने हैं और फीमेल कितनी है। मेल में कितनी वृद्धि हो रही है? 14.2%। ओके, और फीमेल में कितनी वृद्धि हो रही है? 17.7 है। अगर हम इसको 14.2% प्लस ऐड करेंगे, 3.5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 3.5% और ऐड कर देंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? अब हम क्या करेंगे? पहले अब वृद्धि ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले वृद्धि ज्ञात कर लेते हैं। वृद्धि कितना हो रहा है? 11,003 में से माइनस करेंगे कितना? 9500, 9500। अब ये माइनस करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 1503। ये वृद्धि ओवरऑल हो रही है। अब अगर 14.2% के हिसाब से ही वृद्धि होती तो कितना वृद्धि होती? 9500 का 14.2% के हिसाब से ही वृद्धि करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? कैंसिल हो जाएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1349। 1349 वृद्धि होता। अब हम इसको इसमें माइनस करेंगे। 1349 जो ये वृद्धि है, ये अगर 14.2% के हिसाब से महिला और पुरुष बढ़ते तब वृद्धि प्राप्त होती, जबकि फीमेल्स 17.7 के हिसाब से बढ़ी हैं, तो वो एक्स्ट्रा जो बढ़ी हैं वो इसी को दिखाएगा। ठीक है, 1503 में से अगर हम 1349 माइनस करेंगे तो हमें क्या वैल्यू प्राप्त होगी? 154, 154। ये किसको दिखाएगा? ये 3.5% के बराबर होगा। कितना? 154। अब हम इसको कैंसिल करते हैं। अगर हम इसको 35 मान लेते हैं और ये 1540 हो गया तो इसको कैंसिल करेंगे 7 से, तो यहाँ आ जाएगा 5
7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और ये 0। अब ये 5% और इसको भी कैंसिल कर देते हैं। 1% बराबर कितना हमें प्राप्त होगा? 5 चौक 20 और 5 चौक 20, यानी 1% बराबर हमें 44 मिला। तो 100% क्या होगा हमारा? 100% हमारा 4400 होगा, जो कि ये हमें दिखाएगा फीमेल्स की संख्या, क्योंकि फीमेल्स का हमने लिया है यहाँ से, महिलाओं की संख्या दिखाएगा। यानी टोटल महिलाएं कितनी हो गई हमारी? 4400। ओके, 4400 महिलाएं हो गई। अब इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब 4400 हमें महिलाएं प्राप्त हो गई हैं। ओके, एक सेकंड। महिलाओं की संख्या हमें कितनी प्राप्त हो गई है? 4400। और पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी हमारी? ये टोटल 9500 में अगर हम 4400 माइनस करेंगे, 9500 माइनस 4400 अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमें पुरुषों की जनसंख्या यानी 5100 ये पुरुषों की जनसंख्या प्राप्त होगी। अब कह रहा है महिलाएं लड़कियों की दिखाएंगी, यानी 4400 का अगर हम गर्ल्स का निकालना है हमें, और यहाँ हम निकाल लेते हैं बॉयज़ का। ठीक, ये कह रहा है 4400 का अगर आप 18% निकालेंगे तो वो लड़कियों को दिखाएगा। ये कैंसिल किया हमने। 4400 का अगर हमने 18% निकाला तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 792। ओके, अब हम लड़कों का निकालते हैं। पुरुषों की जनसंख्या का 15% लड़के हैं, तो पुरुष कितने हैं? 5100। अब इसका 15% अगर हम ज्ञात करते हैं तो कितना होगा? ये कैंसिल हुआ। ये वैल्यू हमें कितना आई? 15 के 15 हुआ और 15 पचे 75, 1 76 हुआ, यानी 765 हुआ। अब इसका अंतर हमें ज्ञात करना है, लड़के तथा लड़कियों के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो कितना है ये? 792 में से 765। अब अंतर कितना हो जाएगा? 792 में से 765 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? 27। तो 27 ये हमारा अंतर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा? राइट ऑप्शन होगा। अब चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा गया है कि 2010 में एक लाइब्रेरी की 2 श्रेणियों फिक्शन और नॉन फिक्शन में कुल 11,500 किताबें थी। 2015 में पुस्तकालय में इन 2 श्रेणियों में कुल 12,760 पुस्तकें थी। इस अवधि के दौरान फिक्शन श्रेणी में 10% और नॉन फिक्शन श्रेणी में 12% की वृद्धि हो गई। तो 2015 में लाइब्रेरी में फिक्शन की किताबें कितनी? ठीक है, तो ओवरऑल देख लेते हैं। तो 11,500 पहले किताबें थी। अब इसमें 2015 में 12,760 किताबें हो गई। 12,760 माइनस 11,500, तो टोटल वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई? 1260। तो ये है किताबों में वृद्धि, यानी 5 सालों में 1260 किताबें अधिक हो गई। अब 2010 में क्या था? 2010 के नज़रिए से देखते हैं तो 11,500 किताबें थी, जिसमें फिक्शन का भी था और नॉन फिक्शन की भी किताबें रखी गई थी। फिक्शन की किताबों में कितना वृद्धि हुआ है? 10%, और नॉन फिक्शन की किताबों में 12% वृद्धि हुआ है। तो हम इसको 10% प्लस 2% लिख देंगे। ठीक, अब अगर ओवरऑल मानते हैं कि 10% के हिसाब से ही वृद्धि होती, तो 11,500 किताबें थी, अगर 10% के हिसाब से वृद्धि होती तो 1/10 लिखते हैं, यानी 1150 किताबों की वृद्धि हो जाती, जबकि हुआ कितना है? 1260। अब इसका अंतर कितना हुआ? 1260 माइनस 1150, तो ये हुआ 110। 110 किताबें अधिक आ रही हैं, जो कि किसको दिखाता है? 2% को, यानी 2% किसके बराबर होगा? 110 के। ये नॉन फिक्शन के परसेंटेज को दर्शाता है, इसलिए नॉन फिक्शन किताबें हमें प्राप्त होंगी
तो नॉन फिक्शन की किताबें अब अगर हम 100% निकालते हैं तो कितना मिलेगा? अब इसमें हम 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% हो जाएगा, तो 50 का इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नॉन फिक्शन की जो हमें किताबें मिली वो कितनी मिल जाएंगी? नॉन फिक्शन की किताबें अब हमें मिल जाएंगी 110 गुणे, अगर हम 50 का इसमें गुणा करेंगे तो 5500। ठीक है, तो फिक्शन की किताबें कितनी होंगी? 11,500 किताबें टोटल हैं, तो 5500 ये हो गया, तो 6000 किताबें ये फिक्शन की हो जाएंगी। अब यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमें फिक्शन की किताबें मिल गई हैं, नॉन फिक्शन की और फिक्शन की किताबें मिल गई हैं 2010 में। अब आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं, जबकि हमें हमसे पूछा क्या गया है कि 2015 में फिक्शन की किताबें कितनी हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो अब हम देखते हैं, अब हमें मिला क्या है कि 2010 में फिक्शन की किताबें कितनी थी और नॉन फिक्शन की किताबें कितनी थी? फिक्शन की किताबें 6000 थी, ठीक, जबकि नॉन फिक्शन की किताबें कितनी थी? 5500। अब इसमें वृद्धि हुई है, हमें फिक्शन की किताबें ज्ञात करनी है। तो फिक्शन की किताबों में कितना वृद्धि हुआ है? 10% वृद्धि हुआ है। तो फिक्शन की किताबों में 10% 2015 में हमें निकालना है। तो अगर 6000 किताबें थी तो 10% वृद्धि हुआ है, यानी आप डायरेक्ट 110 लिख सकते हैं बटा 100। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 6600 ये किताबें हो जाएंगी, यानी 6000 से 6600 हो गए, यानी 2015 में हमारी फिक्शन की किताबें कितनी हैं? 6600। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा? राइट ऑप्शन होगा। तो 6600 ये 2015 में फिक्शन की किताबें होंगी। आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, फिक्शन नॉन फिक्शन का 2010 में वैल्यू निकाल लिया, फिर 2015 में अब हमें निकालना है तो 10% हम उसमें वृद्धि कर देंगे। वो सिंपली हमने इतना प्रोसेस इसमें लगाया है। अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि एक आदमी ने 16,000 रुपये में दो व्यक्तियों से उधार लिया। ठीक है, एक 6% ब्याज से, दूसरे से 10% ब्याज, वार्षिक ब्याज से। एक वर्ष में उसने 1120 ब्याज दिया। वह 10% दर पर कितना ब्याज उधार लेता है? अभी हम परसेंटेज चैप्टर देख रहे हैं, इसलिए हम इसको परसेंटेज के मेथड से करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन को आप मिक्सचर से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रतिशत का ये चैप्टर अभी आप देख रहे हैं तो प्रतिशत के हिसाब से भी सॉल्व करें इसको। ठीक है, अब उधार ली गई राशि कितनी है? उधार ली गई राशि कितनी है? 16,000 है। ठीक है, अब ये एक को ब्याज पे दिया है 6%। ठीक है, दूसरे को ब्याज पे दिया है 10%, यानी 6% प्लस 4%, इसे आप लिख लें। यहां तक की चीजें क्लियर है। अब वास्तविक ब्याज उसे कितना प्राप्त हुआ है? ब्याज जो प्राप्त हुआ है उसे ब्याज कितना मिला है? वो 1120 मिला है। ठीक है, अब अगर 6% के हिसाब से मान लेते हैं, 6% के हिसाब से ही दोनों ब्याज देते उसको, तो कितना ब्याज मिलता? 16,000 और 6%। ठीक है, अब ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 900, 16×96 960 हो जाएगा। 960 रुपये उसको ब्याज मिलते हैं, जबकि उसको मिला कितना है? 1120। अब 1120 में 960 माइनस कर देंगे हम, तो ये 0, 3, ओके, ये 12 यानी 6, सॉरी, ये हो जाएगा 0, 6 और 1। ठीक, यानी 160 रुपये वो एक्स्ट्रा उसको मिलेंगे। अब ये बी को दर्शाएगा। ठीक है, ये बी को दर्शाएगा, यानी बी का जो 4% होगा वो 160 के बराबर होगा। तो वी की वैल्यू कितनी होगी? अब 25 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा? 160 गुणे 25, 16, 25,
25 छक्का 150, 25 एक के 25 और 15 40 हो जाएगा। ठीक, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 4000 के, यानी 4000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 10% जो ब्याज मिला है वो कितना वैल्यू होगा, जो उधार लिया है वो कितना है, वो 4000 रुपये है। ठीक है, 4000 रुपये उसने उधार लिया है। वह 10% दर पर कितना उधार लेता है, 4000। यहाँ तक की चीजें क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें क्या कहा गया है, एक व्यापारी एक हाथ घड़ी तथा एक दीवार घड़ी खरीदता है। ठीक, उन दोनों को मिलाकर कुल कीमत कितनी हो रही है, 390 रुपये। वह उन्हें बेचने पर हाथ घड़ी पर 10% लाभ कमा रहा है और दीवार घड़ी पर 15% लाभ कमाता है। ये दोनों पर कितना कमा रहा है, 51.5 रुपये कमाता है। तो उनके वास्तविक मूल्यों के बीच अंतर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब टोटल रेट दोनों का मिला के कितना है, 390 रुपये है। एक वो लिया है हैंड वॉच, दूसरा लिया है वॉल वॉच। ठीक है, WW हम लिखते हैं। हाथ घड़ी में, हाथ घड़ी को बेचने पर वो 10% लाभ कमा रहा है और दीवार घड़ी जो उसको बेचने पर कितना प्रतिशत कमा रहा है, 15%। यानी आप इसको लिख सकते हैं 10% प्लस 5%। ठीक, वास्तविक लाभ उसका कितना है, 51.5 रुपये है। ओवरऑल लाभ इतना है। ठीक, अब अगर हम 10% के हिसाब से अगर उसका बेनिफिट होता तो वो कितना कमाता, 390 का 10%, यानी ओवरऑल वो कितना कमाता, 39 रुपये कमाता है। जबकि वो कमा कितना रहा है, 51.5 रुपये, यानी वो अधिक कितना कमा रहा है, सॉरी 39 रुपये है। अब इसको हम माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, ये 5 होगा, ये 2 होगा और ये 1 होगा, यानी 12.5 रुपये हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी, जो कि अधिक कमा रहा है। ये किसको दर्शाता है, ये 5% को दर्शाता है। यानी ये वॉच की वैल्यू हमें प्राप्त करना होगा। अब तो 5% बराबर हमें कितना दिया है, 12.5 रुपये का। अब हम दोनों तरफ अगर 20 का 100 वॉच वैल्यू, जो वॉल वैल्यू है, वॉल वॉच की वैल्यू है, इन दीवार घड़ी की अगर हमें मूल्य ज्ञात करना है तो कितना हम इसमें करेंगे, हम इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 12.5 है ही, तो हमें ये 250 रुपये मिल जाएगा। ओके, 250 रुपये हमें किसकी वैल्यू प्राप्त हुई, ये दीवार घड़ी की प्राप्त हुई। अब हमें किसका ज्ञात करना है, हैंड वॉच का। हैंड वॉच का अगर हमें ज्ञात करना है तो हम 390 में से 250 माइनस कर देंगे तो हमें कितना मान प्राप्त होगा, 140 रुपये। तो हमसे पूछा क्या गया है, दोनों के बीच अंतर पूछा गया है। 250 में से 140 माइनस करेंगे, दोनों के अंतर पूछा गया है, यानी जो दीवार घड़ी है और हैंड वॉच है इसके बीच अंतर पूछा गया है। यानी अब हम लिखेंगे 250 माइनस 140। अब इसका अंतर करेंगे तो 110, 110 रुपये जो होगा ये हमें अंतर प्राप्त होगा। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। 110 रुपये हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति 30,000 रुपये, एक व्यक्ति 30,000 रुपये उधार लेता है। वह कुछ भाग 12% तथा शेष भाग 10% पर साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ठीक है, यदि 2 वर्ष के बाद वापस कितना कर रहा है, भुगतान कितना कर रहा है, 36,480 रुपये, तो 12% पर उसने कितना ऋण लिया था। ठीक है, यानी वास्तविक जो ब्याज है वो ब्याज कितना दे रहा है,
36,480 है, तो 30,000 माइनस करेंगे तो 6,480 रुपये ये ब्याज दे रहा है, यानी अधिक मूल्य दे रहा है। दो वर्ष बाद, तो एक वर्ष का कितना होगा, क्योंकि साधारण ब्याज पे है, तो एक वर्ष का अगर हम याद करेंगे तो ये देगा 3240 रुपये, 3240 रुपये देगा। 2 वर्षों में अगर वो 6460 रुपये दे रहा है तो एक वर्ष में कितना दे रहा है, 3240 रुपये। ठीक, अब उधार ली गई राशि कितनी है, 30,000 है। यहाँ तक कितने क्लियर है। तो मान लीजिए वो ए और बी, ठीक है, प्रथम जो लिया है वो ए मानते हैं और ये बी मानते हैं। तो इसने क्या लिया है, पहला जो लिया है वो 12% पे लिया है, दूसरा क्या लिया है, 10% पे लिया है। अब हमें क्या क्या करना है, 12% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10% प्लस 2%। ठीक, और ये लिखा जा सकता है बी वाला 10%। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई। अब मानते हैं कि 10% 30,000 पे अगर वो ले रहा है तो दोनों, तो कितना ब्याज उसको मिलता, 30,000 10% मतलब 1/10 हुआ, ये कैंसिल हुआ तो 3,000 ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई। यहाँ तक की चीजें क्लियर है। जबकि वास्तव में वो कितना उसे ब्याज देना पड़ रहा है, 3240, यानी 240 रुपये वो एक्स्ट्रा अभी दे रहा है। तो 240 किसके बराबर होगा, 2% के बराबर होगा, यानी ए जो दे रहा है। अब इसका 50% अगर निकालेंगे तो कितना होगा, 50 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 मल्टीप्लाई इंटू 50 तो 120 होगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये। तो जो 12% के हिसाब से उसने लिया है, तो कितना लिया है, 12,000 रुपये, ये 12% के हिसाब से लिया है, यानी ए वाली वैल्यू। तो हमसे यही पूछा गया था कि 12% के हिसाब से कितना उसने ऋण लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, 12,000 रुपये उसने ऋण लिया है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, पहले हमने ब्याज निकाला। तो पहले ये 2 साल का ब्याज दिया है, अंतर ब्याज का, पहले ब्याज को हमने 1 साल में कन्वर्ट किया तो 3240 हुआ, ये 1 साल का ब्याज हुआ। अब हमने देखा कि 30,000 रुपये जो ऋण लिया है उसने 2 कैटेगरी में लिए है, ए और बी। ए 12% ब्याज से और बी 10% से। तो 12% को हमने डिवाइड कर दिया 10% प्लस 2%, और बी वो 10% है। अगर 10% के हिसाब से वो ऋण वापस करता तो 3,000 वापस करते, जबकि उसने वापस कितना किया है, 3,240 रुपये। तो 240 रुपये एक्स्ट्रा जो वापस किया है, 2% अधिक ब्याज देने के कारण उसने 240 रुपये एक्स्ट्रा दिया है। तो ये 2% 240 के बराबर होगा। तो वो 2% एक्स्ट्रा क्यों दे रहा है, क्योंकि ए का जो है वो मान 12% है। तो इससे ए का हमें एक्चुअल मान ज्ञात होगा कि उसने कितना उधार लिया है। तो कितना उधार लिया है, 12,000 रुपये उसने 12% के हिसाब से लिया है। बाकी अगर बी का हमसे पूछ लें तो बी का भी निकाल सकते हैं। 30,000 में 12,000 घटाएंगे, यानी 18,000 रुपये क्या लिया है उसने, 10% के हिसाब से उधार लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है, एक कंपनी में गौरव और आयुष का कुल वेतन कितना है, 47,520 रुपये। अगर गौरव का वेतन 23% और आयुष का वेतन 30% बढ़ा दिया जाए तो उनका कुल वेतन बढ़कर कितना हो जाता है, 59,928 रुपये हो जाता है।
तो उनके वेतन में अंतर अब हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अभी वृद्धि अंतर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। अगर 59,928 रुपये बढ़ा है तो 47,520 में से कितना अधिक बढ़ा है? ये 8 होगा, ये 0 होगा, 8 0 4 2 और 1, यानी 12,408 रुपये बढ़े हैं। ठीक है, 12,408 रुपये बढ़े हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। ये वास्तविक वृद्धि है। पहले वेतन कितना था? 47,520 रुपये, जिसमें गौरव का वेतन और आयुष का वेतन, गौरव का वेतन कितना बढ़ा है? 23%। आयुष के वेतन कितना बढ़ा है? 23% प्लस 7%। अगर मानते हैं हम कि ये जितना वैल्यू है वो अगर 23% के हिसाब से ही बढ़ता तो कितना वेतन बढ़ता? 47,520 गुणे ये, इसका 23%। अब हमसे पूछा क्या गया है? दोनों के बीच अंतर पूछा गया है। अब एक चीज आप लोग यहां और सीख लीजिए। आप इसको और क्या लिख सकते हैं? अगर इसको हम 30 था, क्योंकि अब 23 की वैल्यू निकालना थोड़ा टफ है, 23 की वैल्यू ना निकाल के अगर हम ये 30% लिखा था तो 30% लिखते हैं। और इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको क्या लिखा जा सकता है? 30% माइनस 7%। तो ये कम वैल्यू आएगा। ठीक है, तो वो उसको दिखाएगा। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से करके देखते हैं। मानते हैं दोनों का वेतन 30% बढ़ा है, तो अब हम इसका 30% निकालेंगे, 3/10 लिखेंगे। अब ये कैंसिल होगा। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितनी वैल्यू प्राप्त होगी? 14,256 रुपये। जबकि एक्चुअल में कितना वृद्धि हो रहा है? 12,408 रुपये। ठीक है, जबकि यहाँ वृद्धि कितना हो रहा है? 14,256 रुपये। क्यों वृद्धि हो रहा है? कि हमने 7% एक्स्ट्रा लिया है। तो 7% बराबर कितना होगा? अब इसमें से ये हम माइनस करेंगे, यानी 14,256 में से 12,408 अगर हम अंतर निकालेंगे तो हमें प्राप्त कितना होगा? 1848। ठीक है, 1848 प्राप्त होगा, जो कि 7% के बराबर होगा। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। यानी ये हम अब हमें किसका वैल्यू प्राप्त होगा? गौरव का। तो गौरव का ओवरऑल कितना वैल्यू है? अब 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 7 दूनी 14, 44 हो गया, 7 छंग 42। ठीक है, और 7 चौक 28। अब ये होगा 26,400, यानी 26,400 रुपये। ठीक है, ये हो जाएगा गौरव का। ओके, गौरव का वेतन हो जाएगा। जबकि आयुष का वेतन कितना होगा? अब हम इसमें से माइनस करेंगे टोटल वैल्यू में से 47,520 में से 47,520 में से माइनस करेंगे 26,400। अब इसका अंतर हमें क्या प्राप्त होगा? ये आयुष का वेतन प्राप्त होगा। आयुष का वेतन कितना होगा? 21,120 रुपये मिल जाएगा। अब इन दोनों का अंतर हमसे पूछा गया है। इन दोनों का अंतर आप ज्ञात कर लीजिए। गौरव माइनस आयुष, तो आप सिंपली लिखिए 26,400 माइनस 21,120। अब इसका अंतर अगर हम ज्ञात करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 0, 8, 2 और 5, यानी 5280 रुपये। ये हमें इनका अंतर प्राप्त होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है।
ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 5280 रुपये इन दोनों का अंतर प्राप्त होगा हमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। उत्तीर्ण होने हेतु अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिले परंतु वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो मैक्सिमम मार्क हमें ज्ञात करना है, अधिकतम अंक हमें ज्ञात करने हैं। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस तरह के प्रश्नों को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अब उत्तीर्ण होने के लिए 40% है, अब छात्र को कितना मिला है 250 प्लस 38 अंक और मिल जाता तो पास हो जाता, यानी टोटल 288 अंक अगर पाता तो वो उत्तीर्ण हो जाता। अब यही 288 से 40% के बराबर है, या आप ऐसे लिख सकते हैं 40% बराबर क्या लिखा जा सकता है 2/5 के, ये उत्तीर्ण अंक है। ठीक है, तो हम सिंपली ले सकते हैं 2 बराबर 288 के। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 1 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 144 यानी 144 के। ये पूर्णांक होगा, ये पूर्णांक को दिखाएगा। ठीक है, तो अब हमें 5 ज्ञात करना है, तो 144 इंटू 5 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 620 अंक, ये मार्क्स हैं। 620 अंक जो होंगे ये हमारे पूर्णांक होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आप इसको 40% के हिसाब से दिखा सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में अगर दिखाएंगे तो आपको करने में आसानी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और क्वेश्चन इस तरह के जो परीक्षाओं से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं परसेंटेज से। इस तरह के प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं। कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, यदि वह 55% अंक लाता तो 240 से पास हो जाता, यानी 240 अधिक अंक उसको मिलते, तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है अब हमें। अगर वो 25% अंक ला रहा है, अब सिंपली ऐसे लिखें 25% अंक ला रहा है, तो वो पास होने के लिए उसको 210 नंबर कम पड़ रहे हैं, -210 लिख लीजिए, यानी वो फेल हो रहा है। ठीक, अगर वह 55% अंक ला रहा है तो पास मार्क्स से वो 240 अंक ज्यादा पा रहा है। ठीक, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। इतने अंकों से इसमें फेल हो रहा है, इतने अंकों से इसमें पास हो रहा है, ये चीजें क्लियर हैं। अब परसेंटेज का अंतर कितना आ रहा है, परसेंटेज का अंतर हमारा कितना आ रहा है 30%। अब इसका अंतर कितना आ रहा है, अब इसका अंतर ज्ञात करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। ऐड करेंगे तो 0, 5 और 4 यानी 450, यानी 30% कितने अंकों के बराबर है 450 के। अब हमें ज्ञात क्या करना है उत्तीर्ण प्रतिशत। अब हम पहले उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले आप अधिकतम, मान लो पूर्णांक भी पूछता है कभी कभी, एक प्रतिशत बराबर 15 अंक के हुआ, तो 100% कितना होगा, यानी पूर्णांक कितना हुआ, पूर्णांक हमारा हो गया 1500 अंक का, 1500 अंक का हुआ। यहां तक की चीजें क्लियर है, हमने यहां से निकाल लिया 1% बराबर 15 के, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 1500 अंक के। अब हमें पास मार्क पूछा है, उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा है, उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा है, यानी 1500 का आप सिंपली निकाल दें 25%, 1500 का 25% प्लस अगर वो 210 अंक और पा जाए, 210 अंक 1500 में, इसका प्रतिशत निकाल दें, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमें उत्तीर्ण प्रतिशत मिल जाएगा।
अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब 15 से कैंसिल करेंगे तो 15 के 15, 15 चौका 60, यानी 14% इसको और ऐड करेंगे। यानी अगर वो 39% अंक प्राप्त करता, 39% अंक जो हैं वो उत्तीर्ण प्रतिशत है, यानी पास परसेंटेज कितना है, 39% है। ठीक है, 39% अंक अगर वो पाएगा तो वो उत्तीर्ण होगा। ठीक है, यहां तक किसी क्लियर हुई? अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तो 32 अंक से फेल हो जाता है। अगर 48% अंक लाता है तो 64 अंकों से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत फिर पूछा गया है। अब इसमें सिंपली आप क्या करेंगे, 36% अंक ला रहा है तो 32 अंकों से फेल हो रहा है, यानी -32 अंक, और हो क्या रहा है, फेल इतने अंकों से। अगर वह 48% अंक ला रहा है तो वो पास मार्क से 64 अंक अधिक पा रहा है। ठीक है, अब दोनों के बीच अंतर कितना है, 12%, और इनके बीच अंतर अगर हम ज्ञात करेंगे, 64 में 32 ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त कितना होगा, 96। अब 12 अट्ठे 96, यानी 1% बराबर 8 के, तो 100%, यानी पूर्णांक हमें कितना प्राप्त हुआ, पूर्णांक 800 प्राप्त हो गया है। ठीक, अब हम इसको पास कराना है, पास प्रतिशत निकालना है हमें, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। 36% अंक वो पाया है, प्लस अगर वो 32 अंक और पा जाए, 32 अंक कितने प्रतिशत होंगे, इसको निकाल लेते हैं, 32/800 गुणे 100, ये कैंसिल होगा, ये कितना होगा, 4% अंक होगा, यानी टोटल कितना होगा, 40% अगर वो अंक पा जाएगा तो क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, राइट ऑप्शन है।